हेलो मेरे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 11 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजवीर वैदेही की एक झलक पाने को बेचैन था। रात तो जैसे तैसे उसकी कट गई थी, सुबह होने का इंतजार था। दूसरी ओर कमलेश बाबू अपने बेटे मुन्ना को लेकर घर आ गए। मुन्ना को देखकर कमला जी और वैदेही बहुत खुश हो जाते हैं। आरती से उसका स्वागत करते हैं। कमलेश बाबू सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला जी वैदेही से कहती है, बेटा मुन्ना को खाना खिलाकर इसको सुला देना। वह कमलेश बाबू के पीछे चली जाती है और उनसे पूछती है, आपके लिए खाना लगा दूं? और सुबह कितने बजे की ट्रेन है? कमला जी किसी तरह अपने पति के मन की बेचैनी को जानना चाह रही थी। वह बोले, भूख नहीं है कमला, सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो। कमला जी उनके पास बैठते हुए बड़े प्यार से पूछी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। देख रही हूँ कि वैदेही से भी ठीक से बात नहीं कर रहे हो। क्या उससे नाराज हो? वह बोले, नाराज तो मैं खुद से हूँ कमला। मैं एक अच्छा मामा नहीं बन सका। दीदी परिवार के अगेंस्ट जाकर जीजा जी से शादी की थी, लव मैरिज। माँ बाबूजी ने उन्हें कभी स्वीकारा नहीं था। मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं नाराज भी था उनसे कि वह बाबूजी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। मुझे लगता था कि दीदी ऐसा करके कभी खुश नहीं रहेंगी। कई साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन हमने कभी दीदी से कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसे ही एक दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं उनसे मिलने उनके घर चला गया। उन्हें वहाँ खुश देखकर मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। मैंने बाबूजी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी नहीं माने। फिर वैदेही हुई। सोचा कि शायद वैदेही की होने की खुशी पर बाबूजी मान जाए और दीदी को वापस घर बुला ले, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। लेकिन अचानक एक दिन हमें वह सुनने को मिला जो हमने कल्पना ही नहीं किया था। दीदी और जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। तब मैं वैदेही को यहाँ लेकर आया था। वैदेही को देखकर बाबूजी का मन पिघलने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचते कि काश वो अपनी बेटी को समय पर माफ़ कर दिए होते, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उन सारी बातों के लिए। दीदी के जाने के गम में माँ और बाबूजी भी चल बसे। तब से मैंने वैदेही को अपनी बेटी जैसा ही पाला, बेटी ही उसे माना। लेकिन आज उस पर दुनिया लांछन लगा रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी बेटी को उस राजवीर सिंघानिया से बचा नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। इस बात का मुझे दुख है। मैं अपनी ही वैदेही से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। बाहर खड़ी वैदेही अपने मामा की बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई थी। वह कमरे में आई। उसे ऐसे अचानक वहां देखकर कमला जी और कमलेश बाबू बहुत चकित रह गए थे। वैदेही ने कहा, नहीं मामा जी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए सब कुछ है। आपने तो मुझे वह दिया जो शायद मेरे खुद के माँ बाप भी ना दे सके। वह अपने मामा जी के गले लग जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मामा, गलती सब मेरी है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी। प्लीज़ मामा, अपनी वैदेही को माफ़ कर दीजिए। कमलेश बाबू भी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। यह देख कमला जी की आंखें भर आई थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर सुबह होते ही जल्दी से रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है तो हॉल में अपने गुरुजी को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करके जाने ही वाला था कि नीलिमा जी टोकी, राजवीर कहाँ जा रहे हो? राजवीर अपने मन में सोचता है, बड़ी माँ को कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यदि वो जान गई तो बहुत नाराज होंगी कि मैं वैदेही को देखने के लिए जा रहा हूँ, और यदि यह भी कहा कि ऑफिस जा रहा हूँ तो और भी सवाल करने लगेंगी। बताओ ना, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? नीलिमा जी ने पूछा। राजवीर ने कहा, कुछ आपको काम था क्या? मैं तो बस ऐसे ही ऑफिस के तरफ ही जा रहा था। आपने देखा नहीं, गुरुजी आए हैं आपको और वंदना को आशीर्वाद देने के लिए। कुछ देर यहीं बैठिए, उसके बाद जाइएगा। राजवीर ने कहा, बड़ी माँ, मैं लौट कर आता हूँ तो गुरुजी से मिल लूँगा। कैसी बात कर रहे हो आप राजवीर? गुरुजी आपके घर आए हैं और ऐसे आप उनसे मिले बिना ही जा रहे हैं? आपको और वंदना को आशीर्वाद देने के लिए इतनी दूर से आए हैं।
और साथ में आपकी सगाई और शादी की डेट भी फिक्स करनी है। चलिए बैठिए, वंदना भी रेडी होकर आ ही रही होगी। राजवीर बड़ी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। ठीक है बड़ी माँ, आप कहती है तो मैं रुक जाता हूँ। वह मन मारकर वहीं बैठ जाता है। तभी वंदना भी रेडी होकर नीचे आती है। वह इंडियन लुक में थी, रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। नीलमा जी उसकी बलैया लेने लगी। वंदना गुरुजी को प्रणाम करके राजवीर के साथ बैठ जाती है। घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। नीलमा जी बोली, गुरुजी इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, और हाँ, सगाई और शादी की डेट भी फिक्स करनी है, तो आप सही मुहूर्त देखकर वो भी कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से ही आपके परिवार के साथ ही रहा है, और राजवीर बेटा का तो बात ही क्या करना। दूसरी ओर वैदी और उसका पूरा परिवार स्टेशन के लिए घर से निकलने वाले थे। कमला जी की आंखें भर आई थी, अपने घर को चारों तरफ से निहार रही थी। भावुक तो कमलेश बाबू भी थे, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाह रहे थे। तभी मुन्ना ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? क्या हमेशा के लिए अपना शहर छोड़कर जा रहे हैं? वैदेही बोली, नहीं, हम तो पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक जैसे ही खत्म हो जाएगी हम वापस अपने शहर आ जाएंगे। लेकिन दीदी, मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड्स सभी छूट जाएंगे। वैदेही ने कहा, तो आप वहाँ नए फ्रेंड्स बना लीजिएगा और नए स्कूल में एडमिशन भी ले लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? हम जिस शहर में जाएंगे वह शहर हमारा अपना हो जाएगा। कमलेश बाबू ने कहा, ट्रेन का समय हो रहा है, जल्दी करो, गाड़ी में सामान रखो। सभी स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वंदना राजवीर को बड़े प्यार से देखती है। वह चाहती थी कि राजवीर भी उसे देखे, लेकिन उसका ध्यान तो बार बार वैदेही की ओर ही जा रहा था। वंदना अपने मन में सोचती है, राजवीर मुझे देख क्यों नहीं रहा है? खुद को मैंने इतने अच्छे से तैयार किया, पहली बार साड़ी भी पहनी, लेकिन मुझे एक बार देखना तो दूर, अपनी नजरें भी नहीं उठाया। क्या ही फायदा हुआ मेरा रेडी होने का। नीलमा जी दोनों से बोली, आप दोनों साथ में गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए, ताकि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। दोनों साथ में आशीर्वाद लेते हैं। वंदना बेटा, अब तो अपने डैड से कहो कि अब हमसे भेंट कर ले। तुम और राजवीर अब जल्द ही एक होने वाले हो, ऐसे में दोनों परिवार का भी एक हो जाना चाहिए। नीलमा जी बोली, जी आंटी, डैड को जैसे ही टाइम मिलेगा वो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। राजवीर, आज हम कहीं बाहर चले? वंदना बोली, हाँ बेटा, आप दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारिए। कुछ दिनों के लिए ऑफिस और घर दोनों से ब्रेक ले लीजिए। वंदना पर ध्यान दीजिए राजवीर, नीलमा जी बोली। राजवीर चाहकर भी वैदेही से मिलने ना जा सका। ऐसे ही वक्त गुजर गए और राजवीर और वंदना की सगाई भी फिक्स हो गई। फिक्स होते ही वंदना ने सभी घर वालों से कहा, एक गुड न्यूज़ है, डैड बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो गए, खासकर नीलमा जी और राजवीर। वह तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन आनंद सरताज इंडिया लैंड करेगा। वहीं बेंगलुरु में वैदेही भी सेटल होने लगी थी। कमलेश बाबू ऑफिस जाने लगे और वैदेही भी एक कंपनी में जॉब करने लगती है। वहीं उसकी मुलाकात मिस्टर संजय से होती है, जो उसका बॉस होता है। वो बहुत खड़ूस और सनकी टाइप का था। अक्सर उसके एम्प्लॉय उसके पीठ पीछे बुराई करते थे, पागल और सनकी कहते थे। लेकिन उसकी नज़र वैदेही की खूबसूरती पर पड़ी। लेकिन उसके अपने काम के प्रति डेडिकेशन को देखकर संजय उससे इम्प्रेस होने लगा था। लेकिन वैदेही बस अपने काम से मतलब रखती थी। संजय कोई न कोई बहाना बनाकर उसके आसपास रहने की कोशिश करता। वह धीरे धीरे वैदेही के क्लोज आने लगा था। वह हमेशा उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। उसके व्यवहार में ऐसे अचानक चेंज देखकर ऑफिस के सारे एम्प्लॉय हैरान थे। इसलिए वैदेही भी मिस्टर संजय को एक अच्छा इंसान ही समझती थी। वो ऑफिस के एम्प्लॉयों की बात में नहीं आती थी। सभी उसे बहुत समझाते और कहते, लेकिन वैदेही को भरोसा नहीं होता था। इधर सपना राजवीर से बोली, तुम्हारी और वंदना की सगाई भी फिक्स हो गई है और आनंद सरताज इंडिया भी आने वाला है। फाइनली हमारा प्लान काम कर रहा है। सपना बोले जा रही थी, लेकिन वह कहीं और ही खोया हुआ था। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर सपना पूछी, मेरी बात तुम सुन भी रहे हो या नहीं? कब से देख रही हूँ, कहीं खोए हुए लग रहे हो।
क्या बात है राजवीर? राजवीर बोला, वैदेही के बारे में सोच रहा था। कितने समय गुजर गए उसे देखे बिना। उसे देखने के लिए मेरा दिल तरसता है सपना, लेकिन चाहकर भी उसे देख नहीं सकता। प्लीज़ एक काम करोगी? एक बार जाकर उससे मिल लो, कोई तो उसकी खबर लाओ। मेरी बातों से बहुत हट हुई थी उस दिन, मालूम नहीं खुद को कैसे संभाला होगा। सपना ने कहा, उसकी इतनी फिक्र क्यों जब तुम वंदना के साथ आगे बढ़ ही चुके हो? अब वो कैसी है क्या मतलब? हमें उससे दूर ही रहना चाहिए राजवीर, इसी में सभी की भलाई है। प्लीज़ सपना, मुझे ताने देना बंद करो। जानता हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे इसका मलाल नहीं है? क्या गुजरी है मुझ पर उसका दिल तोड़कर, यह मुझसे मत पूछो, क्योंकि अपना दिल भी उसका दिल तोड़ने से पहले 1000 बार तोड़ चुका हूँ। सपना बोली, ठीक है बाबा, जाती हूँ, इसी बहाने मैं भी उससे मिल लूँगी। सपना वैदेही के घर जाती है, जहाँ उसके घर में लॉक देखकर हैरान रह जाती है। उसके आसपास देखती है, तभी उसकी नज़र उसकी फ्रेंड रचिता पर गई। हाय, मैं सपना हूँ, वैदेही से मिलने आई थी, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ है। कहीं गई है क्या? रचिता बोली, हाँ, वह और उसकी पूरी फैमिली शहर छोड़कर चले गए। यह सुनकर सपना को बहुत शौक लगा और पूछी, शहर छोड़कर? लेकिन क्यों और कहाँ? वह बोली, नहीं जानते हैं कि वे कहाँ गए। कई बार मैंने भी उसे फ़ोन किया, लेकिन उससे बात नहीं हुई। मोहल्ले वाले ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। जब से मिस्टर राजवीर सिंघानिया के घर से वापस आई थी, हर कोई उसे शक की निगाह से देखता था। हर रोज उसके चरित्र और आत्मसम्मान पर सवाल उठाते थे। बेचारी को ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा। यह सुनकर सपना का दिल भर आया था। उसे वैदेही से सहानुभूति होने लगी थी। वह जल्दी से राजवीर से मिली। राजवीर बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, मिली वैदेही से? कैसी है वह? सपना की पलकें भींग आई थी। वह बोली, नहीं मिली। वह अपने पूरे परिवार के साथ अपना घर या शहर छोड़कर कहीं चली गई है। कहाँ गई है किसी को मालूम नहीं। सपना राजवीर को पूरी बात बताती है। राजवीर, हमारी वजह से उसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ा है, लेकिन उसने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। सच राजवीर, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे इनकार के बाद भी तुम्हारे खिलाफ नहीं गई। यह सुनकर राजवीर की आंखें भर आई थी। वह वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर एक सुनसान सी जगह पर रुककर वैदेही को पुकारने लगा। उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, खुद को कोसने लगा। आई एम सॉरी वैदेही, आई एम सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। प्लीज़ कम बैक वैदेही, प्लीज़ कम बैक, आई लव यू वेरी मच। वैदेही को आज ऑफिस में अकेले पाकर मिस्टर संजय ने उससे कहा, वैदेही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैदेही बोली, सॉरी सर, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कल बात करते हैं। रुको वैदेही, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत ना समझना, इसलिए मैं सीधे तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैदेही को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या रिस्पॉन्स करे, लेकिन उसने भी अपनी बातें साफ साफ कहने में ही विश्वास रखी और बोली, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग सर, बट आई डोंट लव यू। मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज़ सर, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। संजय ने पूछा, लेकिन क्यों? प्लीज़ सर, यह मत पूछिए क्यों, बस मैं नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर वैदेही जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल आई और राहत की सांस ली। सेरा, जी बॉस। राजवीर बोला, जितनी अपनी सोर्सेज हैं सबको एक्टिवेट करो। मुझे वैदेही चाहिए, कहाँ है पता करो। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। जाओ ढूंढो उसे, और हाँ सेरा, उसे ढूंढ कर ही लाना। वैदेही के इनकार से संजय गुस्से से लाल हो गया था। उसे बस वैदेही ही चाहिए थी। उसे वैदेही की सनक थी। वह अपने बंगलों में अकेले रहता था। उसने अपने कमरे में वैदेही की तस्वीरें लगा रखी थी। उसकी तस्वीरों से बात करता, तुम सिर्फ मेरी हो वैदेही, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो गया हूँ। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, लेकिन
लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं हो। तुम्हें मैं अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़की आई, लेकिन कोई तुम्हारी तरह नहीं थी, इसलिए मुझे सबको अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ा। लेकिन तुम स्पेशल हो, बिल्कुल मेरी तरह ही हो। सोचा था कि तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम लड़कियां प्यार से समझती कहाँ हो। मुझे तुमने मजबूर कर दिया है और अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लग रहा है। वैदेही ऑफिस में आती है और वह कल रात की घटना को याद करने लगती है और खुद से कहती है, कहीं मेरे ना कहने से सर मुझे काम से ना निकाल दे। बेंगलुरु में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ आकर घर की हालत भी खराब हो गई है। ऐसे में जॉब चली जाएगी तो क्या कहूँगी घर पर। अभी वह सोच ही रही थी कि मिस्टर संजय उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वह डरते डरते गई। संजय उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर वैदेही को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह भी कुछ कह नहीं पाई। पूरा दिन वैदेही का दिमाग सोचने में ही व्यस्त था। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। संजय वैदेही से फॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगा था। वह सोचती है, चलो बढ़िया है, मेरी रिजेक्शन को संजय सर ने कैजुअल में लिया, वरना मैं तो डर गई थी। ऑफिस के लोग भी ना बेवजह उन्हें पागल और सनकी कहते हैं। बताओ कितने अच्छे इंसान हैं। वरना आजकल का माहौल ऐसा है कि यदि किसी को ना बोल दो तो वह तो सीधे जान लेने पर उतारू हो जाता है। अब मैं रिलैक्स होकर ऑफिस में काम कर सकती हूँ। इधर राजवीर और वंदना की सगाई की डेट नज़दीक आने लगी थी। सेरा भी वैदेही को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उधर दुबई में आनंद सरताज अपने कमरे में अकेले मिरर के पास बैठकर खुद से बात कर रहा था। अब समय आ गया है इंडिया जाने की। वंदना की सगाई मिस्टर राजवीर सिंघानिया से होने वाली है। इतने सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। सारी दुनिया से मैंने अपनी असली पहचान छुपाई है, लेकिन अब मुझे उस इंसान का सामना करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से मैंने यह 15 साल का वनवास काटा है। एक दिन संजय ऑफिस में अनाउंस करता है, हमारी कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी पर आप सभी को छुट्टी और मेरी ओर से पार्टी का आयोजन किया गया है। आप सबको एड्रेस सेंड कर दिया जाएगा। टाइम पर आप सबको पहुंचना है और खूब एंजॉय करना है। यदि कोई मिस किया तो उसे पनिश किया जाएगा। कहते हुए उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान सी आ जाती है, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं गई। पार्टी और छुट्टी के नाम पर सभी बहुत खुश हो रहे थे। संजय वैदेही के पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले ऐसे पार्टियों में नहीं जाती हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर आ सकती हो, लेकिन आना जरूर। मैंने तुम्हें पर्सनली एड्रेस सेंड कर दिया है। वो भी अपने घर में कमलेश बाबू को बताती है, मामा जी सच में मैं तो जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन नई जॉब है, ऐसे में नहीं जाऊंगी तो बॉस को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप भी मेरे साथ चलिए। मैं तो कहती हूँ हम सब चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कमलेश बाबू ने कहा, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे बेटा, तुम्हारी पार्टी है तो तुम जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रोका है। नए नए लोगों से बोलोगी, घुलोगी, मिलोगी तो अच्छा ही रहेगा। वैदेही ने कहा, नहीं मामा जी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, जाएंगे तो साथ में, वरना मुझे नहीं जाना है। और ऐसे भी मामा जी 10 मिनट वहाँ रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे, बस अपनी प्रेजेंट लगानी है मुझे। वैदेही ने बड़े प्यार से कहा। उसके काफ़ी इंसिस्ट करने से कमलेश बाबू मान जाते हैं। बोलते हैं, ठीक है, हम सब साथ में चलेंगे, इसी बहाने तुम्हारे बॉस से भी मुलाकात हो जाएगी। हम भी तो जाने कि हमारी गुड़िया अपने ऑफिस में कैसा काम कर रही है। सभी साथ में बहुत खुश हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी में एक नई तूफान आने वाली है। ऐसी तूफान जिससे वैदेही की जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाएगी, जो उनकी खुशियों को ग्रहण बनकर निगलने वाली हो। क्या होगा आगे कहानी में, हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।